Hello and Assalamualaikum everyone. I am Isa Khan Chizun from Isa Khan Design and Drawing Center. Once again, I welcome you all on my YouTube channel. Viewers, today I am going to discuss 25 very basic civil engineering tips which every civil engineer should have know. Viewers, actually, in everyday schedule, we civil engineers face many problems actually due to the lack of knowing very basic things. So today I have decided to share those basic things with you people. So viewers, without wasting any time, let us get right into the video. Thank you so much. So viewers, let us take a proper start. आज हम देखते हैं कि हमारी लिस्ट में मैंने कौन से 25 सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक टिप्स चूज की हैं जो कि एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, एक प्रोफेशनल इंजीनियर, एक रजिस्टर्ड इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। ये शॉर्ट टिप्स हैं, ये एक हर इंजीनियर को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए व्यूअर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि फील्ड में हम होते हैं। ये तमाम जो मैंने लिखी है यहाँ पे टिप्स में रीड आउट करूंगा, ये तमाम की तमाम फील्ड से रिलेटेड है, हमारी प्रैक्टिकल ये हमारी टिप्स हैं। एंड सेकेंडली, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिस सिविल इंजीनियरिंग के स्पेशली बात कर रहा हूँ, वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें साथ साथ समझें भी और अपने पास से राइट डाउन भी करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फर्स्ट वन इज, वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। द फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। व्यूअर्स कह रहे हैं कि जो एक बार सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। आंसर इज 3.15 मीटर एंड सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 3.3 फीट, ऑलमोस्ट 11 फीट तक जा रही है। व्यूअर्स, इस बात का मकसद देखिए जी, कर रहे हैं कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, लेकिन यहाँ पे इस चीज को मेंशन नहीं किया गया कि ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। सो इसका मतलब है दोनों बिल्डिंग्स की बात हो रही है और जो उनकी मैक्सिमम हाइट होगी वो 3.15 मीटर होगी एंड 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। कह रहे जी, उस दिन भी हमने व्यूअर्स, अगर आपने देखा हो हाउ टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स फॉर अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंक्रीट, उसमें हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट जो है वो है 0.347 क्यूबिक मीटर, या इसको अगर क्यूबिक फीट में करना चाहे तो 1.25 क्यूबिक फीट। अपने पास आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। The next one is weight of 1 bag of cement. स्टैंडर्ड जो वेट चलता है ना वो 50 kg का चलता है, यहाँ मैं स्क्रीन पर डालूंगा, पिक्चर देखेंगे। लेकिन मोस्टली 25 kg के बैग्स होते हैं, 40 kg के बैग्स भी होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड चलता है, अगर एमसीक्यू कोई आ जाए किसी पेपर में, वहां आपने 50 kg को टिक करना है। The next one is initial setting time of cement. First of all, what is actually the initial setting time of cement? सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जिसके बाद, अगर वो टाइम गुजर जाए, उसके बाद हमारी जो कंक्रीट है वो वर्केबल नहीं रहती, क्योंकि सीमेंट इनिशियली सेट होना शुरू हो जाता है। सीमेंट अपनी सख्ती, अपनी मजबूती पकड़ना शुरू कर देता है। सीमेंट अपना वाटर के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर चुका होता है। उसके बाद सीमेंट को हम किसी और शेप में मोल्ड नहीं कर सकते, किसी और शेप में ढाल नहीं सकते। सो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 30 मिनट्स। अगर आपने कंक्रीट रेडी कर ली है तो 30 मिनट्स के अंदर आपने इसको यूज करना है, अदरवाइज उसकी वो स्ट्रेंथ बाद में हमने देखा कि मोस्टली क्या होता है, ऊपर से पानी डालते रहते हैं। व्यूअर्स, पानी डालने से, मजीद पानी डालने से उसकी वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ में कमी आती है, स्टीम वो कंक्रीट वर्केबल नहीं रहती, उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। सो 30 मिनट्स इनिशियल सेटिंग टाइम एंड द फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 आवर्स। व्यूअर्स, आफ्टर 10 आवर्स कंक्रीट का कुछ भी नहीं हो सकता बस। हाँ, अगर आप उसे डिमोलिश कर दें तमाम के तमाम स्ट्रक्चर को, दैट समथिंग, अदरवाइज खुद से कुछ नहीं होगा। 10 आवर्स तक इसका फाइनल सेटिंग टाइम में फुली सेट हो जाती है एंड फुली अपनी जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो अप टू 90% वो गेन कर लेती है। नेक्स्ट वन इज मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम। जहां मैं इसकी पिक्चर डालूंगा रेक्टेंगुलर कॉलम की, आप लोग सब इस चीज से अवेयर होंगे। रेक्टेंगुलर कॉलम में चारों साइड्स पर एक एक बार होती है, लेकिन ये डिपेंड, जिसने बोले मिनिमम नंबर 4 होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमने कॉलम का साइज क्या रखना है, ये साइज पे डिपेंड करता है कॉलम की। जितना बड़ा कॉलम का साइज होगा, जितनी उसकी ज्यादा वेट होगी, उस हिसाब से बाहर आएंगे। लेकिन मिनिमम जो होते हैं, जो हम नॉर्मली अपने घरों में कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, सो उनमें 4 होते हैं।
एंड द सेवंथ वन इज मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर सर्कुलर, और सर्कुलर में हम लोग देखते हैं कि 6 बार्स हम रखते हैं। इस चीज से आप लोगों को पता भी होगा। नंबर 8 इज हाउ मच लेयर्स नीड टू फेल अ स्लम्प फॉर स्लम्प टेस्ट। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्लम्प टेस्ट पर बात कर लेता हूं। आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी स्लम्प टेस्ट के बारे में पता हो, बट अगर नहीं पता तो व्यूअर्स स्लम्प टेस्ट हम अपनी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की लैब में कंडक्ट करते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पता होगा। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए यहां स्लम्प टेस्ट की पिक्चर डालूंगा। कंक्रीट की इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी को चेक करना। सो जो ऐसे हम इसके जो है इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटर्स है, उसमें हम जब कंक्रीट को डालते हैं तो 4 लेयर्स में डालते हैं जी। नेक्स्ट वन इज वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट। कह रहा है कि सीमेंट आज की डेट में अगर बन गया है, आज की डेट में, ठीक है जी, 22 सितंबर 2021 में आज सीमेंट मैन्युफैक्चर हुआ, तो ये कितने टाइम तक हमारे पास ये काबिल इस्तेमाल रहेगा? सो इट इज 3 मंथ्स। इट इज 3 मंथ्स, ठीक है। अब नंबर 10 इज मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट इज। कह रहे हैं कि जी क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट का मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट क्या है? वो अगर नॉर्मल वेदर है वो 7 डेज है। लेकिन नॉर्मल वेदर का मतलब क्या है? सवाल उठता है कि नॉर्मल वेदर का मतलब क्या है? व्यूअर्स अगर देखें जी, हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशंस है, आई मीन के सर्दी ज्यादा है, टेम्परेचर डाउन है, फिर तो 7 डेज की जरूरत नहीं है, फिर तो 3 डेज में काम चल जाएगा। बट अगर ऑन द अदर हैंड वेदर अगेन सिवियर है इन टर्म्स ऑफ मतलब कि टेम्परेचर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर हाई है, फिर तो हम 7 डेज 8 10 9 10 डेज तक जाते हैं। वेदर अगर नॉर्मल है, ठीक है जी, नॉर्मल डेज है, इतनी कोई खास सर्दी नहीं है, खास गर्मी नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है, 20 से 30 तक है, फिर आप 7 डेज कंसिडर कर सकते हैं जी। व्यूअर्स ये हमारे लिस्ट में 10 है। अब देखते हैं नेक्स्ट 15 कौन से हैं, आप वीडियो के साथ रहिए। तो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिस्ट में नेक्स्ट 15 मेरे पास कौन कौन से शॉर्ट एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपने साथ में काइंडली पहले भी आप लोगों कह चुका हूं, आप अपने साथ में नोट करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज व्हाट इज डिफ्लेक्शन। व्यूअर्स डिफ्लेक्शन एक्चुअली हमारे बीम में होती है। डिफ्लेक्शन मींस टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट। व्यूअर्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बीम, हमारे जो कंक्रीट बीम होता है वहां उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। लॉट ऑफ रीजंस होती हैं, लॉट ऑफ रीजंस। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो कंक्रीट की ग्रेडिंग है, मिक्स डिजाइन है, वो प्रॉपर नहीं होता। उनकी जो शटरिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई भी होती। उनके अंदर जो स्टील बार्स हमने प्रोवाइड किए होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस उस मुताबिक नहीं होती जो उस बीम की रिक्वायरमेंट है फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सो दिस इज एक्चुअली दी उसमें से फिर टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, वो दरमियान में से बेंड होना स्टार्ट शुरू हो जाता है, आस्ता आस्ता बेंड होता है, ठीक है। यहाँ पिक्चर आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज। व्हाट इज डिफॉर्मेशन? एक्चुअली डिफॉर्मेशन इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, डिफ्लेक्शन टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जब यही डिस्प्लेसमेंट परमानेंट हो जाए उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब बीम अगर मिड में से फुल जहां से पूरी का पूरा बेंड हो जाए, ये टूट के कंक्रीट टूट के 2 नहीं होती, मतलब सपोज ये बीम है, ये टूट के 2 हिस्सों में नहीं होगा, बिकॉज इसमें स्टील है, स्टील बेंड होती है, ठीक है। सो ये है जब ये परमानेंट हो जाए, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिफॉर्मेशन को। अब नेक्स्ट वन विच कंक्रीट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट। कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी कंक्रीट हमारे पास कौन सी होती है? जी कह रहे हैं M10, M15 और M20 ग्रेडिंग की जो कंक्रीट है वो ऑर्डिनरी होती है। इन सब की अपनी अपनी रेशोज हैं। नेक्स्ट वन इज विच कंक्रीट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट। M25, M30 एंड M35 ग्रेड कंक्रीट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट। द नेक्स्ट वन इज which concrete is called high strength concrete? Yours M60 to M80 grade concrete. It means M60, M65, M70, M75 and M80 grade concrete is called high strength concrete. अब इनका अपना अपना इस्तेमाल है। स्टैंडर्ड कंक्रीट का इस्तेमाल कहीं किसी और कंस्ट्रक्शन में होगा, ऑर्डिनरी का कहीं और होगा, एंड जो हाई स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ कंक्रीट है उनका इस्तेमाल। और ये मैं आपको बताऊं जो ऑर्डिनरी कंक्रीट का इस्तेमाल है ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्मॉल स्केल में हमारे हाउसेस बन रहे होते हैं, हमारे जो घर बन रहे होते हैं वहां पे होता है। और ये जो स्टैंडर्ड जो कंक्रीट है जो हमारे मीडियम स्केल पे जो हमारी कमर्शियल प्लानिंग और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन होती है वहां भी होते हैं। लेकिन जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं,
जो हमारे स्काई स्क्रैपर्स होगी, जो टॉल बिल्डिंग्स होगी, वहां पर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हाउ मच टाइम मिक्सचर मशीन टेक। मिक्सचर मशीन की जहाँ पिक्चर आपको आ रही होगी स्क्रीन पे, कह रहे कि जो मिक्सचर मशीन है कंक्रीट वो कितना टाइम लेती है, मैक्सिमम कितनी वो उसको रोल करवाएगी कि हमारी हम समझेंगे कंक्रीट हमारी प्रॉपर्ली मिक्स होती है। तो इट इज 2 to 3 minutes, 2 to 3 minutes। रेशियो ऑफ M10 एंड 15 M20 कंक्रीट के थोड़ा सा बता देते हैं जी। M10 की कंक्रीट की जो रेशियो है वो 1:3:6। जी मोस्टन भी आपको बता चुका था कि इसमें 1 पार्ट सीमेंट का होता है, सेकंड पार्ट फाइन एग्रीगेट का होता है, एंड थर्ड जो इसमें थर्ड पार्ट होता है कोर्स एग्रीगेट। सो 1:3:6, 1 हिस्सा सीमेंट, 3 हिस्से रेत और 6 हिस्से कोर्स एग्रीगेट जिसे क्रश कहते हैं। एंड M15 की ग्रेडिंग है 1:2:4 एंड M20 की 1:1.5:3। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे घर का छत होता है जिसे हम लेंटर कहते हैं अपनी जुबान में, उसकी जो मिनिमम थिकनेस होती है वो है 125 mm या इंचेस में कर लें तो ये 4 इंच से लेकर 6 इंच तक जाता है, समटाइम्स 7 तक भी चला जाता है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। नेक्स्ट वन इज हाउ मच वाटर एब्जॉर्प्शन इज अलाउड फॉर ब्रिक्स। आपने देखा होगा ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रिक्स को यूज करने से पहले हम उन्हें वाटर से, ठीक है चीज में उन्हें वाटर देते हैं, वाटर पानी लगाते हैं उन्हें। ब्रिक्स की बकायदा क्यूनिंग होती है कंस्ट्रक्शन से पहले। सो कह रहा कितना पानी, ऑलमोस्ट 20% इज नीडेड, ठीक है जी। व्हाट इज TMT, एक सिविल इंजीनियरिंग की टर्म है, इट स्टैंड फॉर थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार। व्हाट इज TMX, आप नोट करते जाएं। व्हाट इज TMX, thermomax powered bar. What is SD ductile bar. The next one is what is the angle of a staircase. अब staircase की पिक्चर चले आप पता भी होगा, लेकिन कुछ ऑलमोस्ट इस तरह की होती है। सो इसका एक एंगल होता है इसके। व्यूअर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बाहर आ चुका है कि स्टेयरकेस का एंगल क्या होता है। व्यूअर्स स्टेयरकेस का जो एंगल होता है वो 25 से लेकर 40 डिग्री तक होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि लोकेशन पर। समटाइम्स हमारे पास जब शहरों में जो कंजेस्टेड इलाके होते हैं वहां जगह थोड़ी होती है बनाने के लिए, सो एंगल उस चीज पे डिपेंड करता होता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है 25 से 40 डिग्री। नेक्स्ट फार्मूला फॉर वेट ऑफ स्टील बार। अब एक स्टील बार जो होती है, एक जो स्टील बार हमारे पास होती है फुल लेंथ की, उसकी अगर हम वेट फाइंड करना चाहें उसका फार्मूला है D²। D इज डाया, जो स्टील का डाया है, डायमीटर है वो, ठीक है। D² मल्टीप्लाई बाय लेंथ, L लेंथ डिवीजन विद 162। The last one is minimum length of minimum height of riser. Now what is riser? स्टेयरकेस की बात हुई थी, उसी से राइजर निकल के आया है। अब स्टेयरकेस में हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, 10 to 12, 13, 14 स्टेप्स होते हैं। अब एक स्टेप से लेकर दूसरे स्टेप में जो गैप आता है ना, सपोज एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, इनके दरमियान जो गैप है वो से हम कहते हैं राइजर। दूसरे से तीसरे स्टेप में जो गैप है वो है राइजर। अब राइजर कितना होगा, राइजर बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। अगर घर के जो इनमेट्स हैं, आपके जो डेवलपर्स रहने वाले हैं, उनमें बुजुर्ग ज्यादा हैं, फिर हम राइजर को कम रखेंगे, उनके लिए चढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है। वैसे जो राइजर का जो नॉर्मल है वो है मिनिमम 150 mm, ऑलमोस्ट ये 5 इंचेस बनता है, और 5 से लेकर 7 इंचेस के दरमियान में हम इस राइजर को रखते हैं। 8 हम बहुत कम रखते हैं, बहुत कम जगह पे हम 8 रखते हैं, और घरों की कंस्ट्रक्शन में तो हम 6 ही रखते हैं, लेकिन मिनिमम 4.95 बनता है, ऑलमोस्ट 750 mm। सो इसे हम कंसिडर करते हैं। ये मैं आपको बोला कि बहुत सी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और आपको काफी पसंद आई होगी। जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी हाईवेज इंजीनियरिंग पर, उनमें मैंने काफी मेहनत की। आई होप कि आपको वही पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, तो लाजमी शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।